आज हम लोग व्याकरण की पुस्तक से चैप्टर 2 वर्ण विचार और उच्चारण पाठ को करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वर्ण कहा जा रहा है। तो वर्ण की परिभाषा हम सबसे पहले देख लेंगे। यहाँ नीचे आएंगे चैप्टर में, यहाँ से शुरू कर रहे हैं हम। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। यहाँ ऊपर में माँ और बेटी के बीच में बातचीत हो रही है और बात करने का मतलब है कि हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलेंगी। इन ध्वनियों का लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है। तो ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। यहाँ उदाहरण हम देखते हैं, जैसे क हलंत, ख हलंत, ग हलंत, घ हलंत, ज हलंत, प हलंत या य हलंत आदि। यानी जब भी वर्ण के नीचे अगर हलंत हम लगाते हैं तो उसे हम भाषा की सबसे छोटी इकाई यानी वर्ण कहेंगे। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्णमाला किसी भाषा के व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने वर्ण की परिभाषा देखी। अब हम देखेंगे वर्णमाला यानी हिंदी की वर्णमाला। हिंदी में वर्णमाला कितने वर्ण हैं और किस तरह से इसका लिखने का ढंग है उसको हम लोग एक बार देख लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर स्वर है। तो स्वर में आएंगे अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, ओ, औ। अनुस्वार में हम देखेंगे, यहाँ अनुस्वार अंक के ऊपर, अ के ऊपर अनुस्वार यानी बिंदु लगाने पर अनुस्वार उसको हम कहेंगे। अनुनासिका यानी अ के ऊपर हम चंद्र बिंदु लगाएंगे तो वो अनुनासिका हो जाएगा। विसर्ग हम देखेंगे, अ के पीछे 2 बिंदु लगाएंगे तो ये हमारा विसर्ग का कहलाएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे व्यंजन। तो पहले हम लोगों ने देखा स्वर, फिर है अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, और तब हम आएंगे व्यंजन में। तो व्यंजन में हमारे 5 वर्ग हैं इसमें। अब इसमें देख लेंगे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये सारे य, र, ल, व, श, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स, ह, सबों के नीचे हम देख रहे हैं यहाँ हलंत लगा हुआ है। यहाँ ड, ट, ठ, ड, ढ, न के बगल में यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 अलग से वर्ण दिया हुआ है, अड़ और ढ। तो इसको हम लोग ये अलग ड और ढ से ही बनता है ये, लेकिन ये उसका दूसरा रूप है। अब हम देखेंगे संयुक्त व्यंजन, यानी संयुक्त का मतलब है मिल करके बना हुआ। तो 2 वर्ण के मिलने से एक तीसरा वर्ण का निर्माण हुआ, यानी कि ये रूप बदल करके यहाँ पर आया, छ, त्र, ज्ञ और श्र। आगत ध्वनि यानी कि आया हुआ ध्वनि, दूसरी भाषाओं से जो भी ध्वनियाँ आई हैं हिंदी में उसे आगत ध्वनि कहेंगे हम। तो यहाँ औ, ज़, फ। अब हम देखेंगे वर्ण के भेद। तो वर्ण के 2 भेद होते हैं, पहला है स्वर और दूसरा व्यंजन हम देख रहे हैं। तो पहला वाला स्वर को हम लेंगे। स्वर की यहाँ पर परिभाषा हम देख लेंगे। स्वर
जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। यानी जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना किया जाता है उन्हें हम वर्ण कहते, स्वर कहलाते हैं। इनका उच्चारण करते समय मुख से वायु बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। तो इनकी संख्या 11 है। अभी हम लोग उसको देख लेंगे। अ, आ, ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, ओ और औ। अब हम यहाँ देखेंगे स्वर के भेद। तो स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा और प्लुत यानी कि जब हम उच्चारण करते समय लंबा खींच करके उच्चारण करते हैं तो उसे हम प्लुत स्वर में रखते हैं। तो सबसे पहले ह्रस्व स्वर की परिभाषा हम देख लेंगे। इन स्वरों के उच्चारण में कम यानी 1 मात्रा का समय लगता है। इसकी संख्या 4 है। अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री। दूसरा वाला में हम देखेंगे दीर्घ स्वर यानी लंबा। तो ह्रस्व से जब बड़ा होगा, इन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना यानी 2 मात्राओं का समय लगता है। इनकी संख्या 7 है। आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ओ तथा औ। अब हम आएंगे प्लुत स्वर। इन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है। जैसे ओम, सुना या सुनो आदि। अब हम यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि प्लुत स्वर अलग से कोई इसके लिए वर्ण निर्धारित नहीं है, लेकिन जब हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण के आधार पे ये प्लुत स्वर को हम अलग से लिखेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं अयोगवाह। अंग और अह को अयोगवाह कहते हैं। यहाँ स्वतंत्र गति ना होने के कारण यानी स्वतंत्र नहीं है, इसलिए इसको स्वर नहीं मानते हैं, लेकिन स्वरों के साथ प्रयुक्त होने के कारण ये स्वतंत्र व्यंजन नहीं है। अंग को अनुस्वार तथा अह को विसर्ग कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा अंग यानी अनुस्वार और अह विसर्ग। अब यहाँ पर आते हैं, हम लोगों ने यहाँ पर बहुत सारी मात्राओं को देखा। तो अब उन मात्राओं को, स्वरों को किस तरह से जितने भी स्वर हैं सभी स्वरों का एक चिन्ह होता है। जब हम व्यंजन के साथ उसका प्रयोग करते हैं तो स्वर जो हैं अपने उन्हीं मात्राओं के रूप में आकर के लगेंगे व्यंजन के साथ। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं व्यंजन वर्णों के साथ स्वरों के मिलने पर स्वरों की मात्राओं का प्रयोग होता है। अ की कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन अ जो है व्यंजन को पूरा करता है। अ से रहित यानी उसके बिना व्यंजन को हलंत लगा करके लिखा जाता है और इसका उच्चारण भी करने में हमें मुश्किल होगा। जैसे यहाँ क हलंत, च हलंत, ल हलंत आदि। तो ये हमारा स्वर की मात्राएं। अभी हम लोग आगे देख लेते हैं कि स्वर की मात्राओं को किस तरह से हम देखेंगे। तो हिंदी में स्वर की मात्राओं का यहाँ पर अलग से हम देख रहे हैं। अ का कोई मात्रा नहीं है, लेकिन ये वो व्यंजन को पूर्ण कर रहा है। आ, यहाँ आकार की मात्रा। ह्रस्व ई, यहाँ पर ह्रस्व ई की मात्रा। दीर्घ ई, दीर्घ ई की मात्रा। ह्रस्व उ की मात्रा यहाँ हम देख रहे हैं। यहाँ पर दीर्घ उ की मात्रा है। यहाँ पर री की मात्रा हम देख रहे हैं। फिर यहाँ ए,
ओ, औ, यानी सभी की मात्राएं यहाँ पर कॉलम में दिया हुआ है। अब हम यहाँ पर आगे देख रहे हैं र को भी किस तरह से विशेष यहाँ पर करके दिया हुआ है। र में ऊ यानी ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ की मात्रा को बीच में लगाई जाती है, यानी पीछे उसके पेट में जा कर के लगाया जाता है। र हलंत जोड़ ह्रस्व ऊ, तो यहाँ पर रू इस तरह से लिखेंगे, जबकि र हलंत जोड़ दीर्घ ऊ, तो यहाँ पर रू इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पर आगे हम लोग देखते हैं अनुस्वार, यानी यहाँ बिंदु जब लगाया जाता है इसका उच्चारण नाक से होता है और प्रत्येक वर्ग के पंचम अक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, जैसे चंचल यहाँ पर य लगा है, पंख यहाँ पर अंग लगा है, झंडा यहाँ पर न लगा है। तो इस तरह से पंचम अक्षर यानी पांचवा अक्षर जो है वो बिंदु के रूप में, अनुस्वार के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर हम आगे देख रहे हैं अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसका उच्चारण मुंह और नाक से होता है, जैसे आँख, चांद, ऊंट आदि। जब शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा हो तो चंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदु का प्रयोग किया जाता है, यानी तब वहाँ पर चंद्र बिंदु हम नहीं लगाएंगे बल्कि एक बिंदु से उसको हम दिखाएंगे, जैसे यहाँ पर गेंद, कहीं, क्योंकि आदि। विसर्ग यहाँ पर है, इसका उच्चारण ह के समान होता है, यानी अह। इसे वर्ण के बाद लगाया जाता है, जैसे अतः, स्वतः, प्रातः आदि। तो आज हमारा यहाँ तक ही हम लोग करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग व्यंजन यानी वर्ण के दूसरे भाग को, दूसरे भेद को हम लोग देखेंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। बाय।